विजय माल्या, नीरव मोदी एंड ललित मोदी। क्या आप जानते हो कि इन तीनों लोगों में कॉमन चीज़ क्या है? ये तीनों लोगों ने इंडिया में फ्रॉड करके लंदन भाग चुके हैं। और ये तो सिर्फ वाइट कॉलर क्रिमिनल या फिर फ्रॉडस्टर है। इनके अलावा भी इंडिया और बाकी कंट्रीज के क्रिमिनल क्राइम करके यूके भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या यूके को पता नहीं है कि ये लोग अपनी कंट्री में क्राइम करके यूके आ रहे हैं और फिर भी यूके उनको वेलकम कर रहा है? सच तो ये है कि यूके को सब पता है, फिर भी वो उनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाई यूके इज हेवन फॉर फ्रॉडस्टर। अगर आप दूसरी कंट्री में क्राइम करके यूके भाग जाते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो यूके आपका ओपन हार्ट से वेलकम करेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको यूके में 2 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में यूके आपको गोल्डन वीज़ा देगा, जिसका मतलब है कि आप कुछ सालों तक यूके में रह सकते हो और यूके आपके क्राइम्स को इतना सीरियसली नहीं लेगा। और यही रीज़न है कि आज की डेट पे यूके फ्रॉडस्टर एंड क्रिमिनल का हब बन चुका है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2013 के बाद से 5,500 इंडियन सिटीजन को यूके ने पॉलिटिकल असाइलम दिया हुआ है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से 2006 से 2015 में यूके ने जिन लोगों को पॉलिटिकल सिक्योरिटी दी है उन्होंने यूके की जीडीपी में $229 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये पैसे उनके पैसे नहीं है, ये पैसे हैं टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के पैसे जहां से वो क्राइम करके आए हों। जैसे कि इंडिया में विजय माल्या ने 9,000 करोड़ और नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड किए थे और लंदन भाग गए थे। बाद में गवर्नमेंट को अपने पैसे लगाने पड़ते हैं उन बैंक्स को बचाने के लिए। ऐसे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल अपने पैसे को छुपाने और क्राइम करने के लिए अलग अलग तरीके जैसे ब्लैक मनी, सेल कंपनीज और टैक्स हेवन कंट्रीज का यूज करते हैं। ब्लैक मनी में बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन अपनी अनडिक्लेयर्ड असेट्स एंड मनी को दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफर करते हैं, जिसका एग्जांपल है स्विस बैंक जो स्विट्जरलैंड में है। स्विस बैंक बहुत हाई सिक्रेसी पे काम करती है और अपने अकाउंट्स होल्डर की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करती। अगर कोई कंट्री अपने सिटीजन के अकाउंट होल्डर की डिटेल उनसे मांगते हैं तो वो उनको सीधा डिनाई कर देती है। और इसी रीज़न की वजह से कोई भी गवर्नमेंट को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता कि उनकी कंट्रीज़ का कितना ब्लैक मनी बाहर पड़ा हुआ है। और कुछ ही साल पहले पेंडोरा एंड पनामा पेपर जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जिसमें पूरी दुनिया के कई पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन के ब्लैक मनी के नंबर्स रिवील हुए थे। और दूसरा तरीका है शेल कंपनीज। शेल कंपनीज का यूज़ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है और आप इनको डमी कंपनीज भी कह सकते हो क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ पेपर के ऊपर होती है। और कंपनीज अपने प्रॉफिट्स और अपने पैसे को इंटरनली इन कंपनीज में ट्रांसफ़र करते रहते हैं जिससे कोई उनको इजीली ट्रेस ना कर पाए। 2017 में इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिनका काम ही यही था कि सेल कंपनीज को आइडेंटिफाई करना, और उन्होंने 4.2 लाख सेल कंपनीज को आइडेंटिफाई करके मार्केट में से हटाया था। और तीसरा तरीका होता है टैक्स हेवन कंट्रीज। टैक्स हेवन कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता या फिर वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम होता है, जैसे कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बर्मुडा, मॉरिशस, केमन आइलैंड। ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे कंपनियों को अपनी डिटेल्स गवर्नमेंट के साथ इतनी शेयर नहीं करनी पड़ती और जिनका उनको एडवांटेज मिलता है कि वो अपने पैसे और इन्फॉर्मेशन को ओवरसीज दूसरी कंपनी और दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं और अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही तरीकों का यूज़ करके क्रिमिनल्स इंडिया में क्राइम करके यूके भाग जाते हैं। तो कोई इसका उपाय नहीं है कि उनको यूके से पकड़ के इंडिया में लाया जाए और उनके ऊपर इंक्वायरी हो। यही सिचुएशन को देखते हुए 1992 में इंडिया ने यूके के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की थी। और ये एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। अगर कोई एक कंट्री में क्रिमिनल क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है तो दूसरी कंट्री उनको पकड़ के ओरिजिनल कंट्री को हैंड ओवर करेगी। लेकिन इस ट्रीटी के कुछ एग्जम्पशन भी है। उसमें सबसे पहला एग्जम्पशन है कि मिलिट्री लीडर, अगर क्रिमिनल किसी कंट्री का मिलिट्री लीडर है तो यूके उसको उनकी ओरिजिनल कंट्री को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स अपना टर्म ख़त्म करने के बाद यूके चले जाते हैं। और दूसरा है पॉलिटिकल रीज़न। अगर एक्स्ट्राडिशन कोई पॉलिटिकल रीज़न या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हो रहा है तो यूके वो क्रिमिनल को हैंड ओवर नहीं करेगा
क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि दूसरी पार्टी के पावर में आते हुए वो ओपोजिशन पार्टीज को टारगेट करना स्टार्ट कर देती है और उनके ऊपर केसेस बना के उनको जेल में डाल देती है। तो इसीलिए यूके इस सिचुएशन में अलाउ नहीं करती। और तीसरा रीज़न है क्राइम इन बोथ द कंट्री। क्रिमिनल को दूसरी कंट्री को तभी हैंड ओवर किया जाएगा जब उसने जो क्राइम किया है वो दोनों कंट्रीज में क्राइम माना जाता हो। इस ट्रीटी के बाद इंडिया ने यूके से 131 लोगों को इंडिया को हैंड ओवर करने की रिक्वेस्ट भेजी थी, जो इंडिया से क्राइम करके यूके भाग गए। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में यूके ने अभी तक कितने लोगों को हैंड ओवर किया है? सिर्फ एक। और दूसरी तरफ यूएस ने भी यूके से 130 लोगों को यूएस को हैंड ओवर करने की रिक्वेस्ट की थी। यहाँ पे आपको पता है कि यूके ने एक्चुअली कितने लोगों को यूएस को हैंड ओवर किया है? 120। तो ये आप डिफरेंस देख रहे हैं कि इंडिया के केस में सक्सेस रेशियो है 5% से भी कम और यूएस के केस में सक्सेस रेशियो है 90% से भी ज़्यादा। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री उनको रिक्वेस्ट कर रही है और वो किस लेवल का प्रेशर बिल्ड कर रही है कि उनको ये ट्रांसफ़र करना पड़े। और रशिया भी इंडिया की तरह सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहा था कि वो यूके को एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजता रहा और यूके उनको डिनाई करता रहा। 2013 में रशिया से 2 बिजनेसमैन फ्रॉड करके यूके भाग गए और रशिया ने अपने स्पाई नेटवर्क का यूज़ करके उनको यूके में ही मरवा दिया और उनकी डेड बॉडीज़ होटल में से मिली। और इसी के साथ रशिया ने वर्ल्ड को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि आप रशिया में से फ्रॉड करके कहीं पे भी चले जाओ, आप कहीं पे सेफ नहीं हो। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से इंडिया को एक्स्ट्राडिशन में प्रॉब्लम्स आती है। उसमें सबसे पहला है यूके ह्यूमन राइट्स। यूके अपने ह्यूमन राइट्स को बहुत सीरियसली लेता है और वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट्स सिग्नेटरी दिखाता है। और इसी रीज़न की वजह से अगर कोई क्रिमिनल को ट्रांसफ़र की वजह से उसकी ओरिजिनल कंट्री में डेथ पेनल्टी, टॉर्चर या फिर उसकी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो सकता है, तो यूके उस क्रिमिनल को ओरिजिनल कंट्री को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। और विजय माल्या के केस में विजय माल्या ने यही प्लीड की थी कोर्ट में कि उनके लिए इंडिया की जेल सूटेबल नहीं है। लेकिन ये थोड़ी स्ट्रेंज चीज़ है, इंडिया के केस में ज़्यादातर लोगों के ऊपर जो क्राइम लगे हुए हैं उनकी इंक्वायरी तक नहीं हुई। और इंडिया का मेन पर्पज़ यही है कि अगर यूके उनको इंडिया को हैंड ओवर करेगा तो उनके केसेस में इंक्वायरी हो सके। और दूसरा रीज़न है यूके का लीगल सिस्टम। इंडिया का लीगल सिस्टम यूके के लीगल सिस्टम से ही इंस्पायर्ड है और ज़्यादातर उनके लॉयर्स इंडिया के लीगल सिस्टम एंड उनके लूपहोल्स को अच्छे से जानते हैं। अगर किसी को यूके से इंडिया में एक्स्ट्राडिट करना है तो पहले उनके ऊपर यूके में केस चलेगा, उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहाँ से वो जाएगा हाई कोर्ट में और अगर हाई कोर्ट अप्रूव करती है तो वो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट की चॉइस एंड डिसीजन के ऊपर ये एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इंडिया के पास ऐसे कौन से ऑप्शंस है जिसकी वजह से फ्यूचर में इंडिया अपनी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ बना सकता है। और इनमें सबसे पहला सजेशन है स्पेशल जेल्स। इनिशियली इंडिया को कुछ ऐसी 3 स्टार सर्विसेज वाली जेल बनानी पड़ेगी जहां पे ऐसे क्रिमिनल को यूके से इंडिया में लाया जाए और इनके ह्यूमन राइट वायलेट ना हो। इनिशियली इनके ऊपर इंक्वायरी की जा सकती है यहाँ पे और जैसे ही इनका क्राइम प्रूव होता है आप इनको रेगुलर जेल में मूव कर सकते हैं। और ऐसी जेल को बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को यूके गवर्नमेंट से कमेटी इनवाइट करनी चाहिए और उनकी एडवाइस और रिकमेंडेशन के ऊपर ही ऐसी जेल बनानी पड़ेगी। और दूसरा सजेशन है प्रिविलेज वीज़ास। और इंडिया भी यूके की तरह सेम पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर फ्यूचर में यूके से कोई क्रिमिनल इंडिया में भाग के आता है तो इंडिया भी उनको प्रिविलेज्ड वीज़ा ऑफर कर सकता है, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी कि उनको इंडिया में भी कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसी तरह इंडिया भी यूके के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट कर सकता है और ये लोग जो फ्रॉड करके गवर्नमेंट एंड देश के पैसों को लूट के चले जाते हैं उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके और मेरे जैसे लोगों के ऊपर पड़ता है। और गवर्नमेंट को भी ऐसे बैंकिंग लॉज एंड कॉरपोरेट लॉज पे पॉलिसी रिफॉर्म लाने चाहिए जिसकी वजह से ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से रोका जाए। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सी यू नेक्स्ट वन।